अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप मिनिमम से मिनिमम 6 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 7 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करिएगा। उससे नीचे बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं होती। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम भी 13 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट जरूर करना चाहिए और वहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड चल रही है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई हो कि आपकी मिनिमम से मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए जब आपको एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी रोल में। तो उस टाइम पे आपको इससे ऊपर की डिमांड ही करनी चाहिए। अगर आप इससे नीचे आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक अंडरपेड होकर काम कर रहे हो, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि क्या आप लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि यार मैं अंडरपेड होकर तो काम नहीं कर रहा, या अगर कोई HR ये चीज पूछे कि यार कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, तो मैं उसका जवाब क्या दूं। कभी कभी ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि यार सैलरी के मामले में हम थोड़ा सा झिझकने लग पड़ते हैं कि यार 1 साल 2 साल 3 साल या फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रोल। तो उसके बाद हम जाकर मार्केट की रिसर्च करते हैं या फिर अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार तुम्हारी कितनी सैलरी है, तुम्हारी कितनी सैलरी है। और हमें पता है कि IT वर्ल्ड में आकर कोई भी अपनी सैलरी नहीं बताता। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमें सैलरीज बता भी रहा होता है, हम उस चीज़ पर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो हमें एग्जैक्टली सही बता रहा है या नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंडरपेड होकर काम कर रहे हैं या फिर ओवरपेड होकर। क्योंकि मैंने सीरियसली ऐसे केसेस भी देखे हैं जो कि 4-5 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी 4-5 लाख का पैकेज मांगने में भी झिझकते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार वो ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जबकि अगर हम मार्केट स्टैंडर्ड की ओर देखें तो ये तो एक फ्रेशर का पैकेज बना होता है। लेकिन कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्कल से जब ये चीज पूछते हैं कि यार कितने मार्केट स्टैंडर्ड है, तो उनके फ्रेंड के भी इतने ही पैकेज होते हैं। तो उस टाइम पे वो प्रॉपर मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेटअप नहीं कर सकते, जिसके कारण वो 5-6 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये सोचते हैं कि 6-7 लाख का पैकेज उनके लिए सफिशिएंट होता है, जो कि आजकल के मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत कम हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आपको कोई पर्टिकुलर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आपको मिनिमम से मिनिमम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको उससे ज्यादा कितनी करनी चाहिए या फिर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो तो कभी भी लिमिट नहीं होती। क्योंकि जब आपके पास वो स्किल सेट आ जाते हैं, जब आपके पास वो नॉलेज आ जाती है कि आप किसी भी कंपनी में जाकर कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो उस टाइम पे आपका सैलरी आपके स्किल सेट पर डिपेंड करने लग पड़ती है रेदर देन योर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो उस चीज में स्काई इज द लिमिट हो जाती है कि आप कितनी भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको मिनिमम से मिनिमम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ टाइम। सैलरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि सैलरी किन फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्ट होता है आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपके वहां पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली हैं, उन पर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। देन उसके बाद आते हैं आपके स्किल सेट आप उनको क्या क्या चीजें ऑफर कर सकते हो। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी वेरी कर जाती है। लेकिन जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंपनी की रिक्वायरमेंट। मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होगी कि उसको ऐसे रोल्स चाहिए जो कि मार्केट के हिसाब से इतने ज्यादा बूमिंग पर नहीं चल रहे, स्टिल उनको ज्यादा सैलरी मिल सकती है। तो जो सबसे मेन फैक्ट होता है वो होता है कंपनी की रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो वो आपको उस टाइम पे कुछ भी ऑफर कर सकती है जस्ट टू गेट यू इन दैट कंपनी। क्योंकि सच में बताऊं ना, तो जब हम फ्रेशर हुआ करते थे तो उस टाइम पे इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि कौन सी ऐसी जॉब होनी चाहिए जिस पर ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल सके। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग सिर्फ यही चीज सजेस्ट करते थे कि यार डेवलपमेंट कर लो, डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है और सैलरी के मामले में तो ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर जिनको डेवलपमेंट में नहीं जाना होता तो वो टेस्टिंग में मूव कर सकते हैं, और जिनको टेस्टिंग में नहीं जाना और बाद में डेवऑप्स वगैरह की चीजों में जा सकते हैं, और जिनको डेवऑप्स में भी नहीं जाना तो वो उसके अलावा मेंटेनेंस वाले जो टास्क होते हैं उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। लेकिन विद एक्सपीरियंस, विद जितना हमने टाइम इंडस्ट्री में बिताया है, तो हमें खुद भी समझ में आ जाता है कि यार ये सब चीजें एकदम बुलशिट होती हैं। अगर आपके पास टैलेंट हो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का, मान लो कि अगर आप एक डेवलपर हो और आपके पास वैसे स्किल सेट नहीं है जो कि डेवलपर को चाहिए होते हैं, तो आपकी सैलरी कहाँ ही बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप एक टेस्टर हो, आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं,
तो आपको डेवलपर से भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। और सिमिलरली अगर आप मेंटेनेंस वर्क में हो, आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज आ जाती है कि आप बहुत ज्यादा चीजों में काम कर सकते हो, तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीज भी कर सकती है। तो ये सब चीजें डिपेंड करते हैं आपके स्किल सेट पर और उसके अलावा कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये सब चीजें मुझे अब बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं जब कोई ये चीज कहता है कि यार अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सैलरी कमानी है या फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम डेवलपमेंट में चले जाओ या फिर वाइस वर्सा। मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था जिसको 4-5 साल एक्सपीरियंस हो चुके थे और वो डेवलपमेंट में था, और उसका पैकेज की अगर मैं बात करूं तो उसको सिर्फ 4 लाख पैकेज मिल रहा था एक पर्टिकुलर कंपनी में। तो मुझे भी बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि यार तुम्हें 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और तुम सिर्फ इतना ही पैकेज ले रहे हो। तब उसने कहा कि यार मेरे तो सारे दोस्त सिर्फ इतना ही पैकेज ले रहे हैं क्योंकि वो सब इसी ही फील्ड में है, और जब भी वो अपने दोस्तों से पूछता है तो वो भी इतना ही बताता है कि यार 4-5 लाख पैकेज बहुत ज्यादा होता है, तो मैं कभी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम एक बार मार्केट स्टैंडर्ड को तो जरा एक्सप्लोर करके देखो कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए आफ्टर वर्किंग फॉर 4 और 5 ईयर्स। तो उसके बाद मैंने उसको सजेस्ट किया कि यार तुम सिर्फ अभी 3-4 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि बहुत कम है। तुम बहुत आसानी से 10, 15, 20 का पैकेज ले सकते हो। और मैं आपको सच बताऊं, उस बंदे ने जब अपनी उसके बाद जॉब शिफ्ट की थी तो उसका 15 LPA का पैकेज बहुत आसानी से लग गया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल सेट थे और उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी ही था। 5 साल उसको होने पे आ गए थे और वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में सबके पैकेज इतने ही थे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप पैकेज की बात करते हो ना, तो हमेशा ये चीज़ पे मत फोकस किया कीजिए कि आपके दोस्तों को कितने मिल रहे हैं। क्या पता वो सब भी आपके जैसे ही सोच रहे हो कि मेरे दोस्त को इतना मिल रहा है, मेरे दोस्त को इतना मिल रहा है, तो ठीक ही चल रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं होता। मार्केट स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए कि आपका पर्टिकुलर रोल कितनी सैलरी डिजर्व करता है और उसी हिसाब से आप वो सैलरी मांगे। इसके अलावा एक और मिथ बना हुआ है कि जब भी आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी पर। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये सिर्फ आपको पागल बनाने की स्ट्रेटजी होती है सबकी, HR की भी, कि आप सिर्फ 30% ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप 100%, 200% भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तो आप क्या सोचोगे। ये सब रियल सिनेरियोज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत केसेस देखे मैंने जिनका पैकेज 3-4 लाख होता है और वो जब शिफ्ट करते हैं तो सीधा 15-16 के पैकेज पर पहुंच जाते हैं। सिमिलरली जिनका 10 LPA का पैकेज होता है वो 30-40 बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। शुरू करते हैं कि आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें मैं बीटेक ग्रेजुएट की बात करूंगा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम 3.5 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करें। उससे नीचे अगर आप आओगे तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि फ्रेशर को अभी 6, 7, 8 LPA का पैकेज बहुत आसानी से मिल रहा है। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 से नीचे बिल्कुल भी मत आइएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो उसमें 5 LPA से नीचे बिल्कुल भी मत आइएगा। उसके बाद अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप मिनिमम से मिनिमम 6 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप 7 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करिएगा। उससे नीचे बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अगर आपको 2 साल हो जाते हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम सर्विस बेस्ड कंपनी में 7 LPA का पैकेज ले लेना चाहिए, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 9 LPA का पैकेज सफिशिएंट होता है फॉर 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 9 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट करना चाहिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 11 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आपको 4 साल हो चुके हैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 11 LPA का ऑफर होना चाहिए आपके पास। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 13 LPA का पैकेज होना चाहिए। और अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम भी 13 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट जरूर करना चाहिए। और वहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको मिनिमम से मिनिमम 16 LPA का पैकेज जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए।
उसके बाद अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 15 लाख की डिमांड जरूर करें। उससे नीचे आकर काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आप उस टाइम पे अंडरपेड हो जाते हो। और अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूं तो मिनिमम से मिनिमम 20 एलपी का पैकेज आपका होना चाहिए जब भी आपको 6+ ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके ऊपर जितना भी एक्सपीरियंस होता है, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर या फिर उससे ऊपर जितना भी हो सकता है, उस टाइम पर आपको मार्केट स्टैंडर्ड पता चल जाते हैं कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उस टाइम पे जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी होती है उसी पर ही जितना भी इंक्रीमेंट हो सकता है आप ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ये चीज कहूं कि कोई भी लिमिट नहीं होती, स्काई इज द लिमिट। जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ज्यादा कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्किल सेट कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आप उस कंपनी में क्या क्या चीजें ऑफर कर सकते हो, वो सब चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं आपके पैकेज लेने पर। लेकिन हाँ, मैं ये भी चीज कहूंगा कि यार ओवरपेड भी मत हो जाना। किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो तो ऐसे बिल्कुल भी मत जाना कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ही चाहिए। कई बार इस चीज़ों के मामले में भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो हमेशा उतने की ही डिमांड करना जितने आपको लगता हो कि आपके मार्केट स्टैंडर्ड उस अकॉर्डिंग चल रही है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई हो कि आपकी मिनिमम से मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए जब आपको एक पर्टिकुलर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी रोल में। तो उस टाइम पे आपको इससे ऊपर की डिमांड ही करनी चाहिए। अगर आप इससे नीचे आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक अंडरपेड होकर काम कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मार्केट स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो आपको उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक और लेके आ सकूं। धन्यवाद।